नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। ब्रेक से पहले हमने बिहार की बात की, नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार सारे सिग्नल तो वही दे रहे हैं, इसमें फिर से उनके पलट कर आने की इधर एनडीए में बात चल रही है। ये भी खबर है कि राहुल गांधी की सभा में भी वो नहीं जाएंगे। आज कैबिनेट की बैठक हुई, पता चला उसमें बहुत खामोश रहे उनके सहयोगी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे थे। और आपने लालू यादव की बेटी तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य के ट्वीट तो आपने देख ही लिए, जिसमें वो खुलकर लिख रही हैं बिना नाम लिए, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ। ये तो बिहार की कहानी रही। बंगाल में जो कुछ हुआ वो हम कल से डिस्कस कर रहे हैं। किस तरीके से खुले आम मीडिया के सामने आकर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि कांग्रेस से हमारा कोई समझौता नहीं है, कोई महागठबंधन बंगाल के अंदर नहीं होने जा रहा है। उन्होंने कहा हम इंडिया गठबंधन के अंदर मौजूद हैं, जो देश में गठबंधन रहेगा उसके अंदर हम हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ हमारा अब कोई समझौता नहीं हो रहा। और उन्होंने ये भी साफ कहा कि हमने जो उनके सामने पेशकश रखी थी उसको कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया, एक बार नहीं कई बार, और अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। पेशकश क्या थी? 2 सीट की, उत्तर मालदा, मुर्शिदाबाद, ये बहरामपुर, ये 2 सीटें जो वो जीतते आए, कांग्रेस पार्टी जीतती आई है। ये 2 सीटें ममता बनर्जी उनको ऑफर कर रही थी कि अब इन्हीं दोनों सीटों पर चुनाव लड़िए। और ममता बनर्जी की पार्टी अब ये भी कह रही है कि इस पेशकश के पीछे ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी की कोई कांग्रेस को लेकर नाराजगी या नापसंदगी थी। उन्होंने एक सर्वे कराया था और सर्वे ये जता रहा था, दिखा रहा था कि कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों का दावा कर रही है, जो माना जा रहा है कि 8 सीटों तक, 10 सीटों तक भी था, उतने पर कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा जनाधार इस वक्त वहां है नहीं। और सर्वे ममता बनर्जी को बता रहा था कि अगर कांग्रेस यहां अपने उम्मीदवार उतारती भी है तो उसे बीजेपी के सामने मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी चुनाव में नहीं टिक पाएगी बीजेपी के सामने। और यही बात ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझाना चाह रही थी। और भी बहुत सी वजह बताई जा रही है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी का कांग्रेस पार्टी के साथ यह मोहभंग क्यों हुआ है। और ये जो मोहभंग फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्या यह फाइनल है? ममता बनर्जी ने कल जो कहा, क्या वो पत्थर की लकीर है और अब यहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं? या अभी कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है कि हम मना लेंगे ममता जी को, ममता जी के बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते इंडिया गठबंधन की, वो तमाम बातें। राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे बड़े करीबी रिश्ते हैं, तो एक करीबी रिश्तों की दुहाई देकर क्या ममता को पसीजा जा सकता है? इस पर हम लोग बात करेंगे। मेहमान तो है ही हमारे साथ, हमारी सीनियर सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त जुड़ रही है हमारे साथ। विजय, जरा बताइएगा क्या चल रहा है ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में, और क्या ये टूट पक्की है? विजय लक्ष्मी का हम लोग रुख करने जा रहे हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं एक और बात इसी ममता बनर्जी की नाराजगी को लेकर के जो बताई जा रही है कि वो लेफ्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेफ्ट के नेताओं को, और खासकर इंडिया गठबंधन की बैठकों में जिस तरीके से उनका बार बार आमना सामना लेफ्ट के नेताओं से हो रहा था, उसमें भी खास तौर पर सीताराम येचुरी से, यह ममता बनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब चूंकि पहली बैठक यानी पटना की बैठक के बाद जितनी और बैठकें हुई, मुंबई की बैठक थी, बेंगलुरु की बैठक थी, दिल्ली में भी बैठक हुई थी, इन सारी बैठकों का जिम्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने संभाल रखा था। तो चर्चा ये भी है, ममता बनर्जी ने ये भी इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की है कि हमको एक सीट छोड़कर सीताराम येचुरी के बगल में बैठाया जाता था। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई है कि वो जो तस्वीर खिंचती थी और दुनिया भर को दिखती थी, और बंगाल में खासकर, वो बड़ा बैड ऑप्टिक्स था उनके लिए कि एक ही फ्रेम में वो और सीताराम येचुरी दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी को कई बार चेतावनी भी दी और कहा भी कि हमको ये पसंद नहीं है। और ये बात उन्होंने खुलकर अपने नेताओं के साथ सामने भी कही है कि इंडिया गठबंधन के अंदर इंडिया नाम देने वाले हमने कहा ये नाम बहुत अच्छा लगेगा, और वहां हम जाते थे बैठकों के अंदर, हम देखते थे हमसे ज्यादा तरजीह लेफ्ट के नेताओं को मिल रही है, तो हम ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो ये कुल मिलाकर के ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच की कहानी अभी तक जो समझ में आ रही वो ये जो सवाल हमारा था, क्या इसके बीच में ममता को मनाने की कोशिशें कामयाब होंगी? हर्षवर्धन जी, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ना तय कर ले तो बात बन सकती है। क्योंकि आप जरा इसको समझिए कि क्या वहां हुआ। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों से लड़कर हार गई। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई, युवक कांग्रेस के नेता के तौर पर उनका संघर्ष, जिस तरह से रॉयटर्स बिल्डिंग के सामने उनको पुलिस ने पीटा, जिस तरह से विधानसभा में वो व्हील चेयर पर आई, उन ममता बनर्जी की पूरी लड़ाई ही कम्युनिस्टों पर से रही। और अभी भी हर दूसरी बहस में, जबकि आज उनकी सरकार है, लगातार तीसरी बार वो मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकर्ता अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रवक्ता आएगा तो कहेगा कि जो कम्युनिस्ट खून में भात मिलाकर लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को खिला दिया, खून कार्यकर्ताओं का बहा दिया, उनके साथ हम नहीं कर सकते हैं बात।
अब अगर वो उनके साथ जाती हुई दिखेंगी तो कहीं उनका अपना मतदाता समूह भाग न जाए, ये बड़ा संकट है उनके साथ। और शायद यही वजह है कि वो बहाना खोज रही थी। पहले भी आप देखिए वो कोई बहुत सहज नहीं थी इस गठजोड़ में, कभी भी हमेशा वो कहती थी कि हर जगह आप गठजोड़ करिए, बंगाल भाजपा से लड़ने के लिए हमें छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत गुंजाइश है। तो ये ममता जी का आपको माईवे या हाईवे लग रहा है? कह दिया तो कह दिया, निश्चित तौर पर इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। अगर कांग्रेस पार्टी उनकी शर्तों पर मानेगी तो समझौता होगा, लेकिन वो यही चाहेंगी कि समझौता नहीं। ठीक, विजयलक्ष्मी आप जुड़ गई हमारे साथ। विजयलक्ष्मी, यही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप बताइएगा कि ममता बनर्जी इतना उखड़ कैसे गई, और ये अचानक हुआ या धीरे धीरे उनकी नाराजगी बढ़ रही थी? और कांग्रेस तो अभी भी ऐसे बयान दे रही है कि ममता जी को हम लोग मना लेंगे। विजयलक्ष्मी तक नहीं पहुंच रही हमारी आवाज, कोशिश करते हैं, उनके पास कुछ और खबर भी है कांग्रेस के अंदर की। लेकिन जो चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने जो कह दिया यहां से वापस लौटने की गुंजाइश, राहुल महाजन जी कितनी दिखती है आपको उनकी? देखिए, ममता बनर्जी की कैलकुलेशन बहुत साफ है। अगर आप पिछले 2 लोकसभा चुनाव देखें तो ममता बनर्जी का जो चाहे सीटें कम 12 सीटें 2014 से 2019 में कम हुई थी, लेकिन उनका वोट शेयर बढ़ गया था। और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर भयंकर तौर से बढ़ा था। यानी वो आप सोच नहीं सकते, 17% से 40% वोट बैंक चला गया था। अब ये वोट बैंक जो मतलब वोट शेयर चला गया था, तो वोट शेयर ये कहां से आया? ये सारा वोट शेयर आप जो देखेंगे वो वामपंथी दलों का था, जो कि 4 गुना कम हो गया, और दूसरा ये कांग्रेस का था जो कि आधा रह गया। तो ये जो समझ है ये ममता बनर्जी की वो पूरी तरह से है कि उनके ऊपर कोई बीजेपी मतलब कांग्रेस से अलायंस करके उनको कोई फायदा नहीं। ये कांग्रेस की मजबूरी है कि वो ममता बनर्जी से अलायंस करें। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी अकेले भी चुनाव में जाती हैं तो उनको नहीं लगता कि ऐसे में उनको कोई बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है कांग्रेस को लेकर। दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो अलायंस है इसे मिसहैंडल किया है कांग्रेस ने। अगर देखिए, अगर कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें बनाए रखनी है तो ममता बनर्जी के साथ ही उनको ये करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो एक नए सिरे से कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपनी जो है साख बना पाएंगे। ये भी आपको याद रखना चाहिए, जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सीटें जीतती भी थी तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता ऐसे थे जिनको वामपंथी दलों के साथ के कारण वो सीट जिताने में सहूलियत होती थी, और वामपंथी दल उनका साथ देते थे तब जाके कहीं सीटें वो जीतते थे। तो ऐसे में वामपंथी दल जब लगातार वहां घट रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कांग्रेस को वामपंथी दलों को ज्यादा तवज्जो देने की जगह ममता बनर्जी को तवज्जो देनी थी अगर वो ये अलायंस चाहते थे। जी ठीक, विजयलक्ष्मी के पास मैं एक बार फिर प्रयास कर रहा हूं। विजयलक्ष्मी, आप तक अपनी आवाज पहुंचाना मुझे उतना ही मुश्किल लग रहा है आज जितना कांग्रेस को ममता बनर्जी तक पहुंचाने में हो रही है। मुझे बताइए क्या दिक्कत आ रही है कांग्रेस को ममता बनर्जी के सामने? देखिए, जैसे सौरभ आपकी आवाज तकनीकी कारणों से मेरे पास नहीं पहुंच पाई, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि एंड ऑफ द रोड नहीं है अभी ममता बनर्जी के साथ, मना लेंगे, बातचीत होगी। लेकिन जहां तक बात है टीएमसी की, तो टीएमसी का कहना है कि हम कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि आप 2 ही सीटें जीत सकते हैं। हमने तमाम सर्वेस कराए हैं स्टेट में, और 3 सितंबर को ही ममता बनर्जी ने अपने सर्वेस के बिहाफ पर साइंटिफिक आधार पर कांग्रेस पार्टी को कहा था कि आप 2 से ज्यादा सीटें बंगाल में नहीं जीत सकते हैं। जो आपके मौजूदा एमपी हैं वही 2 सीटें मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि बाकी सीटें अगर देंगे तो आपके कैंडिडेट जो हैं वो जीत नहीं पाएंगे, ऐसा मेरे सर्वे कह रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अलावा ममता बनर्जी चाहती थी कि 2 सीटें करीमगंज और कोकराझार, आसाम के ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिन पर ममता बनर्जी चाहती थी कि उनकी पार्टी जो है अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि टीएमसी के इंटरनल सर्वेज इस बात को नहीं कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां जीत जाती, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी अपना आधार बनाने के लिए इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर आसाम में अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी ये दोनों सीटों पर पिछले चुनावों में हारी थी। इनफैक्ट पिछले चुनावों में 1 सीट पर तो तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों सीटों को आसाम में देने से इनकार कर दिया। और पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहा जाता रहा कि कम से कम 8 सीटें जो हैं वो हमको चाहिए, क्योंकि ये एक रिस्पेक्टेबल फिगर है, हम एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं और इससे कम सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद ये भी है कि लोकसभा चुनाव में माइनॉरिटी शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ देखेंगी और उसका फायदा होगा, और उसके बिना किसी भी अगर ममता बनर्जी भी चाहें तो उनकी भी राह उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो अगर कांग्रेस साथ होगी तो ऐसे में ममता बनर्जी को भी उस
उसका फायदा होगा और कांग्रेस को भी उसका फायदा होगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। तो अब कांग्रेस पार्टी ने ये तमाम चीजें जो हैं ये नहीं हुई, ममता बनर्जी की तमाम मांगे नहीं मानी गई, और इसके अलावा जिस तरह से डे टू डे कंडक्ट हुआ इंडिया अलायंस का, वो टीएमसी के सूत्र बताते हैं जैसे एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर इंडिया ब्लॉक की मीटिंग बुला ली गई और उम्मीद की गई कि एक राज्य की मुख्यमंत्री इतने शॉर्ट नोटिस पर उस मीटिंग में आ जाएंगी। उसके अलावा ऑप्टिक्स के लिहाज से इससे जो पिछली मीटिंग थी उसमें राहुल गांधी की एक तरफ सीताराम येचुरी बैठे हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी बैठी हैं। बंगाल की राजनीति की अगर बात करें तो ममता बनर्जी अगर कहीं पर लेफ्ट के साथ नजर आती हैं तो ऑप्टिक्स के लिहाज से वो ममता बनर्जी को सूट नहीं करता, उनकी पार्टी को सूट नहीं करता। तो एक तरफ तो जहां सीट शेयरिंग की बात थी जिसका आधार साइंटिफिक है, ऐसा टीएमसी के सूत्र बता रहे हैं कि पूरे सर्वेस के आधार पर हम मांग रहे थे, हम कोई ऐसे रेटोरिक उस पर कोई सीट्स नहीं मांग रहे थे, हमने पूरे सर्वेस कराए, मल्टीपल सर्वेस कराए हर सीट पर, और फिर उन सर्वेस के आधार पर हम कांग्रेस के साथ बार्गेनिंग करने के लिए बैठे थे। लेकिन कांग्रेस टीएमसी की बात मानने को तैयार नहीं थी, ऐसा टीएमसी के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के सूत्र अभी भी सौरभ कह रहे हैं कि रास्ता इट्स नॉट द एंड ऑफ द वे विद ममता बनर्जी, ये कांग्रेस के सूत्र अभी भी हमें बता रहे हैं। अब देखिए कि आज कैसी वो पर्सनल केमिस्ट्री होगी राहुल गांधी या उनकी, और क्या वो काम करेगी आगे हम लोग देखते हैं। विजयलक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमको बंगाल का सारा गणित समझाया। एक लाइन मुझे बोल लेने दीजिए, क्योंकि आप जब पर्सनल केमिस्ट्री बोल रहे थे ना, तो मेरे ध्यान में ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेरे ध्यान में आरपीएन सिंह, मेरे ध्यान में मिलिंद देवड़ा, मतलब इतने नाम पर्सनल, जिनकी राहुल से पर्सनल केमिस्ट्री हो जाती है, वो पार्टी तो छोड़ जाते हैं, दूसरी पार्टी वाले क्या सहयोग करेंगे बताइए आखिर। नहीं, हमको ये तो बहुत लोगों को हैरानी हुई राहुल गांधी ने जब कहा मेरे बड़े अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। चर्चाएं तो ये होती थी कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में आना इसलिए नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी को यहाँ पर तरजीह दी। ममता बनर्जी ने कहा था कि ये इमैच्योर पॉलिटिशियन है, इनकी वजह से नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाता है, टीआरपी बढ़ जाती है, बिल्कुल बीजेपी के शब्द इस्तेमाल किए थे ममता बनर्जी। खैर बहरहाल, विजयलक्ष्मी बहुत शुक्रिया आपका। अब विजयलक्ष्मी ने जहां अभी इस आपको गौर कराया कि भाई देखिए वहां बंगाल के अंदर कांग्रेस ये कहेगी कि हम अगर आपके साथ नहीं आएंगे तो वोट डिवाइड होगा। अब ये वोट डिवाइड और खास तौर पर मुस्लिम मतदाता का वोट कैसे डिवाइड होता है बंगाल के अंदर, और क्या ये कैलकुलेशन ममता बनर्जी ने नहीं की होगी कि ये कांग्रेस हमारे लिए कितना जरूरी है, नहीं तो हमको नुकसान हो जाएगा। तो आपको 2019 का वोट शेयर देखना चाहिए, खासकर मुस्लिम वोट शेयर किस पार्टी को कितना मिला था चुनाव के बाद। समीर जी, 30% मुस्लिम वोट है बंगाल के अंदर, और बैकबोन जिसे आप कहते हैं ना, सारी जो रीढ़ की हड्डी है मायावती की माफ कीजिएगा ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति की, वो ये मुस्लिम वोट ही है। 70% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को मिला था 2019 के चुनाव में। कांग्रेस तब भी थी, लेफ्ट तब भी था। 70% मुस्लिम मतदाता ने ममता बनर्जी का रुख किया था। क्या होगा इस बार, ऐसा क्या बदलने जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि वोट हमको मिल जाएगा, या ममता बनर्जी को डर लग रहा हो कि ये वोट कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी की तरफ ना चला जाए। उनको मालूम है कि ये मेरा मुस्लिम मतदाता मेरे साथ खड़ा है, इसलिए मुझे कांग्रेस के लिए सीट छोड़कर कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस अलग लड़ती भी है तो लड़े, और आपको वोट का प्रतिशत पिछली बार टीएमसी का कितना बढ़ा यह भी राहुल महाजन जी ने बता दिया। ममता बनर्जी को कोई खतरा नहीं लगता, उनको कोई शक नहीं है अपने मुस्लिम वोटर पर, उनको पता है मेरे साथ खड़ा रहेगा, तो इसलिए उनको कांग्रेस की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से ममता बनर्जी जानती है कि पश्चिम बंगाल का जो मुस्लिम वोटर उनके साथ 2019 के साथ खड़ा हुआ है और लंबे समय से जुड़ा हुआ है, वह टूट के नहीं जाएगा। और यही कारण है कि ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि आप 2 सीट पे आपके सांसद है, वही 2 सीट आप लीजिए और वही अपने सांसद को जिताइए, बाकी की आप 40 सीटों पे देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी किसी भी स्थिति में पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट को कोई सीट देने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेगी कि जिसको खत्म कर कर वह राजनीति में आई है, सत्ता हासिल की है, उसे वह फिर जिंदा करे, मरी हुई पार्टी को फिर वो जिंदा करे। ममता बनर्जी लेफ्ट को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ममता बनर्जी के पास बचा हुआ एक बंगाल है, कांग्रेस के पास तो पूरा हिंदुस्तान है, तो ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे पास तो सिर्फ बंगाल है, मैं यहाँ लेफ्ट को कोई स्पेस नहीं देने वाली हूँ, आपके पास 2 सीटें, आप 2 सीट लीजिए। कहा यह भी जा रहा था कि कांग्रेस उनसे ये सीट मांग रही थी कि जहां प्रणब मुखर्जी सांसद थे वो सीट भी दे दी जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि आप तो उनके बेटे भी आपके साथ नहीं है, वह परिवार भी आपके साथ नहीं है, वह सीट लेके आप क्या करोगे। आखिरी में ममता बनर्जी ने एक सीट का और ऑफर दिया दार्जिलिंग का कि अगर आपको चाहिए तो आप दार्जिलिंग की सीट ले लिए। मुझे लगता है कि पूरा मुस्लिम बंगाल का वोट बैंक जो है वह ममता बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है और अब और उनके साथ बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। समीर जी जरा एक सेकंड, ये तस्वीरें देखिए, बुलंदशहर की आ गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर पहुंच चुके हैं, यहां पर सभा हो रही है प्रधानमंत्री की, ये पहली सभा होगी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद।
और ये पहले अलीगढ़ में होने वाली थी प्रधानमंत्री की सभा, लेकिन राम मंदिर के कार्यक्रम को देखते हुए इसकी जगह बदली गई। अलीगढ़ की जगह बुलंदशहर में कार्यक्रम कराया जा रहा है। बुलंदशहर यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता और राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा कल्याण सिंह की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है बुलंदशहर, और वहां प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं। तो राम जन्मभूमि का कल्याण सिंह से क्या लेना देना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। बाबरी मस्जिद जब गिरी तो उस वक्त कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और उनका वो कथन बार बार दोहराया जाता है जो उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। गोली नहीं चली, बाबरी ढांचा गिर गया था और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। वहां पहुंचे हैं अभी नरेंद्र मोदी और आप राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री का इस सीधा संबोधन आज पहली बार सुनेंगे और यहां से आपको 2019 की वो साफ पिच भी सुनाई देगी प्रधानमंत्री के भाषण में।